वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 8 फरवरी 2022 और 8 फरवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज के अंतर्गत जो वीडियो चैनल पर अपलोड होता है आप इसे देखिए और रेगुलर देखिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यह प्रश्न था कि बिहार विधानसभा बजट सत्र कब से शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। तो बिहार विधानसभा बजट सत्र जो शुरू किया जाएगा ऐसी घोषणा हुई है और इसका राइट आंसर होगा 25 फरवरी 2022 से इसकी शुरुआत की जाएगी। हालांकि इससे संबंधित कई सारे प्रश्न जल्द ही मिलेंगे आपको, जब ये घोषणा हो चुकी है। तो ये जब सत्र आयोजित होगा तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो यहाँ से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो जरूर मैं आपको बतलाऊंगा। और रही बात, अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें जनवरी 2021 के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया है। इसमें सभी प्रश्नों का कह सकते हैं विश्लेषण आपको मिलेगा। लगभग 1000 से अधिक प्रश्न इस पीडीएफ में है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं कि पिछला वीडियो जो चैनल पर अपलोड हुआ था यानी कि 7 फरवरी 2022 वाला, तो प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी थी जिसे हमने यहाँ पर सुधार कर लिखा है। ये आंकड़े थोड़े से गड़बड़ हो गए थे, यहाँ से मैंने इसे सुधार दिया है। तो प्रश्न एक्चुअली में होना चाहिए था कि पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 तक बिहार में कितने ज्यादा लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है। यानी कि वर्ष 2000 से तुलना किया जा रहा है कि 2000 से 2021 में बिहार में कितने ज्यादा लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है। इस प्रश्न का मैंने आपको राइट आंसर बताया था, 90,000 अधिक लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है। वर्ष 2000 से 2021 की तुलना किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी जो रिपोर्ट जारी किया गया, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें पासपोर्ट इशू करने के मामले में, तो सिवान जिला इस मामले में पहले स्थान पर है, जबकि अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर है गोपालगंज और तीसरे स्थान पर है राजधानी पटना। ये कंप्लीट जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दे दिया है। हालांकि ये विश्लेषण एकदम से सटीक था, प्रश्न को लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी। यहाँ पर तुलनात्मक ये प्रश्न था, पिछले 2 दशक की यहाँ पे चर्चा किया गया था। इस चीज का यहाँ से आप लोग ध्यान रखेगा। जो लोग भी कमेंट किए हैं कि सर इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, आई होप कि आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं वर्ष 2000 की। आपको बता दूं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था। और आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार और झारखंड का जो संपूर्ण भूभाग था, इसका 46% भूभाग के साथ यानी कि 40% क्षेत्रफल के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और झारखंड के जो कह सकते हैं पहले मुख्यमंत्री थे, ये थे बाबूलाल मरांडी। और वहीं पर 40% भूभाग के साथ साथ ही बिहार के क्षेत्र में जितने भी खनिज संपदा थे वो पूरी तरह से झारखंड के क्षेत्र में चले गया। और ऐसे में आपको ये ध्यान रखना, पूरी तरह से बिहार को कंगाल करके ये कह सकते हैं ये बंटवारा हुआ था। और बिहार के क्षेत्र में जो भूमि रही थी ये 54% भूभाग रहा था। लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ कह सकते हैं रिपोर्ट आए हैं जिसकी घोषणा केंद्र सरकार ने भी की है कि जमुई में कह सकते हैं स्वर्ण खदान मिला है, जो कि पूरे भारत का अगर हम बात करें तो पूरे भारत का 44% जो स्वर्ण खदान या फिर कह सकते हैं 44% जो सोना का हिस्सेदारी है भारत के दृष्टिकोण से, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के जमुई जिले में है। तो ऐसी बहुत सारी खोजें हाल ही के दिनों में हुई है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं खनिज संपदा के मामले में बिहार भी अब ये नई खोज के मामले में, नई खोज जो हो रही है, नई खोज होने के बाद बिहार का भी कह सकते हैं एक अच्छा खासा स्थान आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। इसकी पुष्टि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है। जायडस कैडिला एक कंपनी का नाम है और इसका जो कोरोना रोधी टीका है ये सबसे पहले किस राज्य में दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात बिहार। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि जायडस कैडिला की कोरोना रोधी टीके जिसका नाम है जाइकोव डी की आपूर्ति सबसे पहले बिहार में शुरू की जाएगी। यानी कि बिहार राज्य को सबसे पहले ये कह सकते हैं वैक्सीन दिया जाएगा। और यहाँ पर इस वैक्सीन या फिर कह सकते हैं इस टीका से रिलेटेड और भी कई सारे पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने आगे इसमें लिखा कि इस टीके को शुरुआती रूप से देश के बड़े राज्यों जिसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल को उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इसको जो शुरुआत होगी ये शुरुआती चरण में बिहार को उपलब्ध किया जाएगा, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने जाइकोव डी जो खुराक है इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखा है। जाइकोव डी की जो खुराक है ये देने के लिए जेट इंजेक्टर की मदद ली जाती है और यह इंजेक्टर स्प्रिंग के माध्यम से कार्य करता है। और यह जेट इंजेक्टर दवा को इतनी तेजी से फेंकता है या फिर इतनी तेज गति से फेंकता है कि वह बिना सुई के त्वचा के अंदर चली जाती है। ये कह सकते हैं इसमें निडिल का प्रयोग नहीं किया जाता, निडिल लेस कह सकते हैं, ये एक प्रकार का
कह सकते हैं टीकाकरण है, जो कि आपको ये ध्यान रखना जायडस कैडिला कंपनी के द्वारा ये निर्मित है, जिसका नाम है जाइकोव डी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, इसको लेकर जो मंजूरी दी गई थी या फिर कह सकते हैं सहमति जो बनी थी इसे मतलब भारत में दिए जाने के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना अगस्त 2021 में ही मंजूरी दे दिया गया था, लेकिन अब इसकी शुरुआत की जा रही है 2022 में। मंजूरी 2021 में ही अगस्त महीने में मिली थी। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आज के हम दूसरे प्रश्न पे। यह दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? किस तीर्थ स्थल को? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुनौरा धाम को कह सकते हैं रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया। अब यहाँ पे प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पुनौरा धाम किस जिले से संबंधित है? आपको ध्यान रखना सीतामढ़ी से यह संबंधित है, सीतामढ़ी में। डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर साइड में लिखा है कि बिहार राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध के अनुसार पर्यटन मंत्रालय ने पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ में शामिल किया है। पुनौरा धाम, जिसे कि देवी सीता का जन्म स्थान माना जाता है, यह बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सीतामढ़ी के इस पुनौरा धाम की चर्चा करें तो आपको बता दूं कि इस मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर, सीता कुंड नामक एक तालाब आदि प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर हमने आगे लिखा है। ये करेंट अफेयर से रिलेटेड है, हालांकि ये बताया हुआ पॉइंट है। आपको बता दूं कि हाल ही में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत बिहार के 3 जिले जिनमें कि मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण तथा सीतामढ़ी में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार ने अनुदान की घोषणा भी की है। तो ये जानकारी मैंने आपको दिया था। तमाम चीजों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की दिशा में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंजनी कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको डिटेल बता दूं कि बिहार के पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनी कुमार सिंह बिहार म्यूजियम के महानिदेशक बनाए गए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पूर्व आईएएस अधिकारी को इसका महानिदेशक क्यों बनाया गया है? इसके पीछे भी कुछ उद्देश्य है जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। इसका उद्देश्य बिहार की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को विश्व पटल पर पहचान दिलाना और बिहार म्यूजियम के जरिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नियमित आयोजन और उनकी भविष्य की योजना आदि है। इसी को लेकर कह सकते हैं अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई अंजनी कुमार के, ये कह सकते हैं महानिदेशक के तौर पर बिहार म्यूजियम के। बिहार म्यूजियम की अगर स्थापना की बात करें तो बिहार म्यूजियम का स्थापना 15 अगस्त 2015 को हुआ था। यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना है। वहीं पे बिहार में आयोजित होने वाले परीक्षा में एक प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कई बार ये प्रश्न बना है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था। अब यहाँ पे अगर हम गोलघर की बात करें तो गोलघर की स्थापना 20 जुलाई 1786 को हुई थी, या फिर इसकी जो उद्घाटन इसका जो हुआ था ये 20 जुलाई 1786 को किया गया था। ये भी पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आपको बता दूं अगर बिहार में आप आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे, खास करके बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम के लिए, तो आप हमारे बीपीएससी बैकर ऐप पर तमाम मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलता है। इसकी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के अंत मिलेगा। आप पूरे वीडियो के साथ बने रहें। जो लोग इसमें ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंत में ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर निर्धारित करना है कि आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? देखिए यह प्रश्न आने में थोड़ी सी देरी हुई। हमारी टीम की इस पर पूरी नजर थी, लेकिन प्रश्न को आने में फिर भी देरी हो गई। लेकिन राज्य स्तरीय जो मैंने चीजें थी, जो कि मतलब किस झांकी को प्रथम स्थान मिला, वो चीजें मैंने आपको बताया। लेकिन ये केंद्र स्तर जो वाला था, यहाँ पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, ये छूट चुका था, लेकिन हमने यहाँ पर इसे ऐड किया है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। श्योर रहिए, यहाँ पर आपके सारे करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे, किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे सभी हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत आपका कवर कराएंगे। इस चीज के लिए यहाँ से आपको श्योर रहना है। डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर साइड में लिखा है कि राजपथ पर, दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। देखिए इस तरह के जो प्रश्न है थोड़े से आसान है। किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रश्न आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की झांकी को जो प्रथम पुरस्कार मिला ये किस थीम पर आधारित था, तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये जो झांकी थी ये एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना। यह झांकी जो थी उत्तर प्रदेश की, ये एक जिला एक उत्पाद और साथ साथ काशी विश्वनाथ धाम विषय पर यानी कि इस थीम पर आधारित थी। आपको यहाँ पे बता दूं कि 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस की परेड में आपको ध्यान रखना 73वां गणतंत्र दिवस इस वर्ष मनाया गया। तो 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और हमने यहाँ पे दूसरे मतलब स्थान की चर्चा की, वहीं पर कर्नाटक की झांकी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और तीसरा स्थान मेघालय को मिला। तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर मेघालय रहा। ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर हम बिहार के दृष्टिकोण से देखें, बिहार की गांधी मैदान में जो 73वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया, यहाँ पर कितना झांकी निकाला गया, क्या क्या चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आती है, वो डिटेल यहाँ पर हमने लिखा है। तो वहीं बिहार के गांधी मैदान में कुल 8 झांकियां निकाली गई। इसमें बिहार राज्य या फिर कह सकते हैं बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी को प्रथम स्थान मिला। और बिहार शिक्षा परियोजना की जो झांकी निकाली गई थी, ये किस थीम के साथ था, आपको ध्यान रखना, बंदिशों से आजादी थीम पर यह आधारित था और इस झांकी को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो वहीं पर अगर हम बात करें, जबकि उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान दूसरे और महिला एवं बाल विकास झांकी को तीसरा स्थान मिला। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको पहले भी दे दिया था, यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखा है। हालांकि कंप्लीट जो जानकारी है किस विषय पर आधारित था, उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान की झांकी और भी यहाँ पर महिला और बाल विकास की झांकी किस थीम पर आधारित था, डिटेल जानकारी आप लोगों के पास होगा, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ से नोट तैयार करते हैं तो आपको तमाम चीजें आपको यहाँ से मिली होगी। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को अभी हाल ही में यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में जेएनयू के कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप यहां पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। और उनकी नियुक्ति की अगर बात करें तो उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए या फिर कह सकते हैं 65 वर्ष तक की उम्र जो पहले हो उस अवधि के लिए की गई है। हालांकि इससे पहले वे जेएनयू के कार्यवाहक कुलपति की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में इन्हें यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका नाम याद रखिए, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार इनका नाम है। अगला होगा 6ठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का जो उद्घाटन हुआ, ये मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने हाल ही में शिलोंग में शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है। और यह टेक्नोलॉजी पार्क मेघालय के आईटी पेशेवरों को अपने गृह राज्य में कार्य करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम कर रहे मेघालय के युवाओं को अपने गृह राज्य की ओर आकर्षित करना है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर बता दूं कि इसका उद्देश्य क्या है। जो मेघालय सरकार के द्वारा ये शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है, इसका एक ही मकसद है, जो भी कह सकते हैं आईटी क्षेत्र में जो भी मतलब युवा कार्य करते हैं, वो दूसरे मतलब देश या फिर दूसरे राज्य की ओर ना भागे, अपने ही राज्य में रहकर इसमें काम करे। इसी को कह सकते हैं, इसी के लिए अभी हाल ही में ऐसी पहल की गई है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि बिहार सरकार के द्वारा एक अभी हाल ही में पहल स्टार्ट किया गया था कि अन्य देशों में जो कार्य किया जाता है या फिर वहाँ पर अन्य देशों में जो कार्य करने के लिए जो मजदूर जाते हैं, वैसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार में एक संस्था द्वारा ट्रेनिंग भी दिया जाता है। इसकी जानकारी आई होप के साथ मैंने दिया है या फिर नहीं दिया, कंप्लीट मुझे याद नहीं है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना बिहार में ऐसे प्रोत्साहन भी दिया जाता है अन्य राज्य में जाकर या फिर अन्य देश में जाकर आप काम कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाती है संस्था के द्वारा। लेकिन देखिए मेघालय सरकार की कितनी अच्छी पहल है कि राज्य में ही मतलब कह सकते हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए इस पर एक मतलब कह सकते हैं अभियान चलाया जा रहा है। तो ऐसी पहल जिस दिन बिहार सरकार करने लगेगी, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, बिहार में किसी भी प्रकार के टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो संसाधन की सिर्फ कमी है। अगर जिस दिन प्रॉपर तरीके से संसाधन मिलने लगा तो बिहार की छवि भी देश और दुनिया में अच्छे पैमाने पे होगी और पूरी इज्जत के साथ बिहारियों को देखा जाएगा। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है, ये आप सभी जानते हैं। चलते हैं आज के हम यहाँ पर 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न होगा कि हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है और इसके लेखक कौन है। इस पुस्तक का जो नाम है यह गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है इस पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवदीप गिल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नवदीप गिल को खेल लेखक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको बता दूं कि हाल ही में खेल लेखक नवदीप गिल द्वारा लिखित एक लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक का विमोचन किया गया है और यह नवदीप गिल की अगर हम बात करें तो नवदीप गिल द्वारा लिखी गई यह 7वीं पुस्तक है और खेल के साथ साथ खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली ये कह सकते हैं 6ठी पुस्तक है। यही वो वजह है जिस वजह से इन्हें नवदीप गिल को कह सकते हैं खेल लेखक कर संबोधित किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम इस पुस्तक की बात करें गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा की, तो इस पुस्तक में 72 पृष्ठ हैं और इसमें नीरज चोपड़ा के जीवन और इनकी उपलब्धियों को शामिल किया गया है। जीवन के इतिहास और उनकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं या फिर जो टोक्यो 2020 में जो देखने को मिला, तमाम चीजें यहाँ पर इसमें दर्शाया गया इस पुस्तक में। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में नीरज चोपड़ा के बारे में लिखा है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। इस कारण 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में चिन्हित किया गया, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को ही ये मतलब कह सकते हैं भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, जिस कारण 7 अगस्त को भारत में भाला फेंक दिवस के रूप में चिन्हित किया गया। और आपको ध्यान रखना जो नीरज चोपड़ा है हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं।
हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस शहर के अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला ओईसीएम स्थल घोषित किया गया है। अब ये ओईसीएम स्थल क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है यह है गुरुग्राम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको विस्तार से बता दूं कि हाल ही में गुरुग्राम के अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय अर्थात ओईसीएम स्थल घोषित किया गया है। आपको इसका नाम याद रखना है। ओईसीएम का जो अर्थ होता है ये कह सकते हैं अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, इसी को कह सकते हैं ये प्रथम स्थल घोषित किया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, जो कि आपको ये याद रखना है ये गुरुग्राम का कह सकते हैं जैव विविधता पार्क है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओईसीएम टैग अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो कि संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता रखते हैं। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। ये जो टैग दिया जाता है ओईसीएम का, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है ये उन क्षेत्रों को दिया जाने वाला टैग है जो कि सुरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता रखता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें गुरुग्राम के इस जैव विविधता पार्क की, तो आपको ध्यान रखना यह पार्क 390 एकड़ में फैला हुआ है। और गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में ही भारत का पहला अनाज एटीएम भी खोला गया था। इसकी जानकारी मैंने आपको दिया था, ये ध्यान रखिए। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि गूगल ने किस टेलीकॉम कंपनी में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा भारती एयरटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि टेक कंपनी गूगल ने भारती एयरटेल में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है और इस समझौता के तहत एयरटेल में गूगल को 1.28% हिस्सेदारी मिलेगी। यानी कि एयरटेल में जो गूगल की जो हिस्सेदारी होगी ये 1.28 हिस्सेदारी होगी इस निवेश के बाद। यानी कि $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने के बाद जो समझौता हुआ है इसमें जो हिस्सेदारी होगी ये होगी 1.28%। अब यहाँ पर चूंकि देखिए चर्चा हो रही है गूगल की, तो गूगल से संबंधित कुछ पॉइंट है। आप यहाँ पर देखिए गूगल की जो स्थापना हुई थी ये अमेरिका देश में हुई थी और इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गे ब्रिन है जो कि अमेरिका देश के नागरिक हैं और इस तरह से गूगल एक अमेरिकन कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। और भारत में गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई और गूगल के मूल कंपनी की अगर बात करें तो गूगल के मूल कंपनी है अल्फाबेट। ये ध्यान रखिए, इसकी डिटेल जानकारी मैंने आपको एक वीडियो में दिया था। गूगल के मूल कंपनी का नाम है अल्फाबेट। चलते यहाँ पर हम आज के अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि राजधानी दिल्ली के राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस के परेड में किसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में राजपथ पर किसे चुना गया, ये अभी हाल ही में कह सकते जानकारी आई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय नौसेना इसका राइट आंसर होगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन साइड में लिखा गया कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से 4 फरवरी 2022 को मिली जानकारी के अनुसार 73वें, यहाँ पे देखिए 73वें होना चाहिए, तो 73वें गणतंत्र दिवस की परेड 2022 के दौरान भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ और पॉइंट है। इसके अतिरिक्त पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना को सम्मानित किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना को चुना गया, जबकि ये सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का जो पुरस्कार दिया गया ये भारतीय नौसेना को दिया गया। अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इसका राइट आंसर होगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये छत्तीसगढ़ में की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है छत्तीसगढ़। यहाँ पर दो मतलब योजना की शुरुआत हुई, तो पहला ये आपको ध्यान रखना है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, दूसरा जो ये है राजीव गांधी मितान क्लब योजना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप से। इसमें संपूर्ण जानकारी हमने लिखा, इतिहास के पन्नों को पलटते हुए 1988 से वर्ष 2022 तक का जो सफर रहा अंडर 19 में भारत की तरफ से, भारत के दृष्टिकोण से संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप समाप्त हुआ है, ऐसे में भारत विजेता रहा 5वीं बार। तमाम जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। इस वीडियो को आप टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाकर देख सकते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 92 वर्ष की अवस्था में स्वर्ण कोकला नाम से प्रसिद्ध किस भारतीय महान हस्ती का निधन हुआ है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि तमाम चीजों को आप यहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखें। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू, तमाम चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसके अलावा अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, मंथली और ईयरली बेसिस पे यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी होगी और इसके अलावा कई सारे और भी मटेरियल है जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। तमाम जानकारी बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप ले सकते हैं। ये चीज का यहाँ से ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।